Good morning all. This is a presentation on arenes and aromaticity. Introduction. So this is an introductory part of arenes and aromaticity. Here we are going to study simple or the basic things about arenes. So aromatic hydrocompounds are called arenes. Arenes क्या होते हैं? Aromatic hydrocarbons. Benzene was the first isolated compound. तो first isolated compound कौन था? Benzene. It was isolated by Michael Faraday in 1825, who determined C ratio H, that is carbon ratio hydrogen, to be 1:1. Aromatic compounds are cyclic compounds having ring structure. Aromatic compounds कौन से compounds होते हैं जो cyclic structure हो, यानी ring बनाए, ring formation करे, ring type structure हो. These are highly stable compounds. ये compounds बहुत ज़्यादा stable होते हैं. Generally these compounds are insoluble in water. लेकिन ये वाटर में insoluble होते हैं. नेक्स्ट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन फॉलो द हकल रूल. हकल रूल यानी 4n+2 pi electron rule. When the number of pi electron are 4n+2, where n is equal to 0, 1, 2, 3 up to infinity, are called aromatic compounds. Aromatic compounds क्या होते हैं? साइक्लिक होते हैं, वाटर में insoluble रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्टेबल होते हैं, वाटर में insoluble होते हैं और हकल रूल को फॉलो करते हैं. वो होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड. दीज आर साइक्लिक, प्लेनर एंड कम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड. इसके साथ साथ वो क्या होता है? प्लेनर और कम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड. इसके बाद आता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड एमओ पिक्चर. बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर दे रखे हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड दे रखा है, लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स दिखा रखे हैं, डीलोकलाइजेशन, मतलब एक स्ट्रक्चर है जो कम्प्लीटली बेंजीन के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं. उस बेसिस पे ये स्ट्रक्चर्स है. 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड ओवर 6 कार्बन एटम्स एंड each sp in this last one structure, each sp2 hybridized carbon in the ring has an unhybridized p orbital perpendicular to the ring when overlaps around the ring. नेक्स्ट आता है एरोमेटिसिटी. एरोमेटिसिटी में हम 3 टाइप के कंपाउंड्स को डिस्कस कर देंगे. बेसिकली वो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे. सो एरोमेटिक कंपाउंड्स जैसे हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी डिस्कस किया है. एरोमेटिक कंपाउंड्स आर साइक्लिक, प्लेनर, स्टेबल, completely conjugated and follow the Huckel rule, that is contains 4n+2 pi electron. तो एरोमेटिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं? जो साइक्लिक हो, प्लेनर हो, स्टेबल हो, कम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड हो और हक्कल रूल को फॉलो करें. ये 4 उनमें जो रिक्वायरमेंट होते हैं वो फुलफिल करे होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड. इसके बाद सेकेंड टर्म आते हैं, वो है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड. एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी साइक्लिक होते हैं, प्लेनर होते हैं, कम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड होते हैं. लेकिन जो डिफरेंस आता है एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स में वो है पाई इलेक्ट्रॉन्स का. एरोमेटिक कंपाउंड्स में होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जबकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में होते हैं 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स. इसके बाद दीज कंपाउंड्स आर जनरली अनस्टेबल. एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स अनस्टेबल होते हैं. एग्जाम्पल है साइक्लोब्यूटाडाइन. थर्ड टर्म आते हैं हमारे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड. अब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? are the compounds that lack one or more of the 4 requirement to be aromatic or anti-aromatic. जो एंटी एरोमेटिक की हमने रिक्वायरमेंट थी कौन कौन सी? साइक्लिक, प्लेनर, कम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड, स्टेबिलिटी, हकल रूल. इन सब को अगर देखें इनमें से एक से ज़्यादा रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल ना करें उन्हें हम कह देते हैं नॉन एरोमेटिक. इसके बाद एग्जाम्पल दे रखे हैं एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के. जैसे साइक्लोपेंटा डाइनाइल एनायन है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये एरोमेटिक है. जबकि इसी का अगर कैटायन की बात करें उसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या है? एंटी एरोमेटिक है. और अगर साइक्लोपेंटा डाइनाइल रेडिकल की बात करें तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो नॉन एरोमेटिक है. तो मतलब ये किस बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे कर सकते हैं. और एक और डिफरेंस है, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स स्टेबल होते हैं और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स अनस्टेबल होते हैं. सो नेक्स्ट इज
How can we account for this difference? Both are cyclic, planar, completely conjugated, but anti-aromatic compounds have 4 pi electron and aromatic compounds have 4n plus 2 pi electron. नेक्स्ट आता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स. इलेक्ट्रोफाइल्स कौन से स्पीसीज होते हैं जिसमें जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, इलेक्ट्रॉन दे देती है. रिप्रेजेंटेड बाय ई पॉजिटिव. इलेक्ट्रोफाइल्स लव्स टू बाइंड द इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स. न्यूक्लियोफाइल्स सेकेंड टर्म आती है इलेक्ट्रोफाइल्स के बाद न्यूक्लियोफाइल्स. न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उन्हें कहते हैं हम न्यूक्लियोफाइल्स. रिप्रेजेंटेड बाय Nu negative. Nucleophile loves to bind with the electron deficient molecules. Benzene is an electron rich compound, therefore it can easily gives the electrophilic substitution reaction. तो बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होता है. तो जैसे हमने अभी पढ़ा इलेक्ट्रोफाइल किसके साथ बाइंड होना पसंद करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस के साथ. तो बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है और इलेक्ट्रोफाइल्स डेफिशिएंट स्पीसीज होता है, तो इसके साथ बाइंड करना चाहते हैं. इस वजह से बेंजीन इजीली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकता है. अब आगे इसी का मैकेनिज्म दिया गया है. जैसे स्टेप 1 है, पहले क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है और सेकंड स्टेप में प्रोटॉन को रिमूव कर दिया जाता है. सो ऐसे ही जो हमारा बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली परफॉर्म की जा सकती है एज बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन रिच. नेक्स्ट आता है एग्जांपल्स ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. बेंजीन के साथ जो 4 मेजर या कह सकते हैं 4 जो इम्पोर्टेंट और हमारे सिलेबस में भी जो रिएक्शंस हैं वो नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ब्रोमिनेशन एंड एल्काइलेशन के साथ असाइलेशन भी होती है. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के. अब जैसे बेंजीन में अगर हम HNO3 और H2SO4 डाल दें तो नाइट्रेशन होगा और नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा. वहीं इसमें SO3 और H2SO4 डाल दें तो क्या बनाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा और रिएक्शन सल्फोनेशन कहलाएगी. वैसे ही इसमें अगर Br2 और FeBr3 डाल दें तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा और रिएक्शन को ब्रोमिनेशन कहेंगे. और फोर्थ रिएक्शन जैसे अगर इसमें CH3 CH2 Cl और AlCl3 अनहाइड्रस AlCl3 डाल दें तो इथाइल बेंजीन बन जाएगा और रिएक्शन क्या कहलाएगी, एल्काइलेशन. नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन. जो नाइट्रेशन रिएक्शन होते हैं उसके मैकेनिज्म. तो सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन होती है. नाइट्रिक एसिड है, ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करके पहले नाइट्रोनियम आयन की फॉर्मेशन करता है. उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, दैट इज़ नाइट्रोनियम आयन. जो हमने अभी इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन हुई थी नाइट्रोनियम आयन की, उसका अटैक होगा और इंटरमीडिएट कैटायन बन जाएगा. स्टेप 2 में क्या होगा, प्रोटॉन का रिमूवल होगा और नाइट्रोबेंजीन और साइड प्रोडक्ट H3O पॉजिटिव निकल जाएगा. इसके बाद हम अगर सल्फोनेशन के मैकेनिज़्म की बात करें तो इसमें क्या होगा, पहले इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे. यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, या तो बनेगा SO3 या इसे हम ऐसे सेपरेट आउट करके लिखें तो SO2O और एक साइड क्या होगा, OH होगा. तो सल्फर ट्राइऑक्साइड जिसे हम कह सकते हैं SO3 बन जाएगा या फिर sulfur trioxide is formed or already present. It is a powerful electrophile, that is electron pair acceptor, because of the effect of the 3 very electronegative oxygen atoms bonded to the central sulfur atom. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है सल्फर ट्राइऑक्साइड वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है. क्यों, क्योंकि इसमें जो 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है तो 3 होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सेंट्रल सल्फर एटम की. तो स्टेप 1 में वही इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा. इलेक्ट्रोफाइल क्या है, SO3. बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाएगा. और सेकंड स्टेप में प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा और क्या बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड. इसके बाद हम मैकेनिज़्म करेंगे ब्रोमिनेशन का. ब्रोमिनेशन के मैकेनिज़्म में भी इन सब के मैकेनिज़्म में स्टेप्स ध्यान रखने की चीज़ है. बस प्रैक्टिस से एक बार में मैकेनिज़्म इजीली हम कर सकते हैं. पहले इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन होगी
यहाँ पे क्या बनेगा, Br2Fe Br3 कॉम्प्लेक्स, ये जो इसका इलेक्ट्रोफाइल बनेगा फर्स्ट स्टेप में इसका अटैक करा देंगे, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाएगा, और सेकंड में प्रोटॉन को रिमूव कर देंगे। तो ब्रोमिनेशन रिएक्शन ऐसे इलेक्ट्रोफाइल अटैक और फिर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। इसके बाद आता है मैकेनिज्म ऑफ एल्काइलेशन। इसमें भी पहले क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, CH3CH2 पॉजिटिव। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा और सेकंड स्टेप में प्रोटॉन का रिमूवल होगा। नेक्स्ट आता है एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। अब एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं। जैसे 3 ग्रुप्स होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। सो एक मेटा डायरेक्टिंग जो डीएक्टिवेटर्स होते हैं, एक ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग जो डीएक्टिवेटर्स होते हैं, और एक ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग जो एक्टिवेटर्स होते हैं। रिएक्टिविटी जो है इनमें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो एक्टिवेटर्स होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर देखें हम रिएक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल एट द पैरा पोजीशन ऑफ एनिसोल, यहाँ पे रिएक्शन दिखाई गई है कि एनिसोल में पैरा पोजीशन पे रिएक्शन होती है। तो ये जो रीज़न होता है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, इसी वजह से पैरा पोजीशन पे एनिसोल पे रिएक्शन अकर होती है। इसके बाद आता है रिएक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल एट द मेटा पोजीशन ऑफ एनिसोल। मेटा पोजीशन पे अब जैसे हमने यहाँ पे अगर बात किया पैरा पोजीशन पे कैसे ऑर्थो या पैरा पोजीशन कैसे एनिसोल पे रिएक्शन होती है, वहीं यहाँ हम बात कर रहे हैं मेटा पोजीशन पे। तो चार्ज ऑन द मेटा डिराइव्ड इंटरमीडिएट कैन नॉट बी डीलोकलाइज्ड इनटू द OCH3 ग्रुप। जो चार्ज है मेटा डिराइव्ड इंटरमीडिएट पे वो डीलोकलाइज नहीं हो सकता। इसके बाद आता है डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स का ही दूसरा नाम हम ले देते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ये कुछ ये दिखाया गया जैसे एसाइल ग्रुप, सल्फोनिक एसिड ग्रुप, नाइट्रोबेंजीन Br2, मतलब जब देखता है मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन या फिर मतलब ये सिंगल प्रोडक्ट देता है नाइट्रोबेंजीन Br2Fe Br3 और हीट की प्रेजेंस में, ये भी मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है। इसके बाद और भी काफ़ी रिएक्शंस दी गई हैं डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की। फिर नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स एंड नेम ऑफ ग्रुप, डायरेक्टिंग इफेक्ट, एक्टिवेटर और डीएक्टिवेटिंग। तो यहाँ पर लिस्ट है ग्रुप्स की कि कौन कौन सा एक्टिवेटिंग होता है, डीएक्टिवेटिंग होता है, उनके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स के बेसिस पे। जैसे अमीन है, NH2NH2 ग्रुप्स है, तो ये क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है और एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट होता है। इसके बाद बात करें अगर हाइड्रोक्सी जो कि है OH, तो वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है और एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट होता है। इसके बाद आता है OR जो कि एल्कोक्सी, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है और एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट होता है। इसके बाद आता है एसाइलो अमीनो, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है और एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट होता है। इसके बाद आता है R ग्रुप या फिर कह सकते हैं एल्काइल। सो दिस इज ऑल्सो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग एंड एन एक्टिवेटर सब्स्टिट्यूएंट। देन नेक्स्ट आर एसाइलॉक्सी एंड फिनाइल एंड हेलोजेंस। हेलोजेंस में क्या क्या आ जाते हैं, फ्लोरो, ब्रोमो, क्लोरो एंड आइडो। सो ये तीनों भी क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। कौन कौन, एल्काइल, एसाइलॉक्सी एंड फिनाइल एंड हाइड्रोजन, हेलोजन। तो ये चारों भी क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट है। इसके बाद जो आते हैं कार्बोक्सी अमीन, दो कार्बो एल्कोक्सी, एसाइल, सल्फोनिक एसिड, साइनो एंड नाइट्रो। जो ये ग्रुप्स आ जाते हैं CN, NO2, SO3H, ये सब क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं और डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। इनमें जो हेलोजेंस है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है लेकिन डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट होता है, और बाकी सारे जो हैं वो मेटा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो जो एक यहाँ पे अलग सा ग्रुप आ रहा है वो कौन सा है, हेलोजेंस।
इसके बाद एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग अफेक्ट्स, जैसे एक्टिवेटिंग ग्रुप है अ ग्रुप दैट कॉजेज द सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग टू रिएक्ट मोर रैपिडली देन बेंजीन इटसेल्फ। ऑल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स एक्सेप्ट हैलोजेंस। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं? जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग को रैपिडली रिएक्ट करा दे खुद ही बेंजीन के साथ, उन्हें कहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब इसमें क्या होते हैं? सारे ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं एक्सेप्ट हैलोजेंस। सिवाय हैलोजेंस के सारे ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग जो भी ग्रुप्स होते हैं वो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। सेकेंड ग्रुप आता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, अ ग्रुप दैट कॉजेज द सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग टू रिएक्ट मोर स्लोली देन बेंजीन इटसेल्फ। अब ये क्या करते हैं? जो बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है वो और भी स्लो रिएक्ट करती है, किससे? जो बेंजीन रिएक्ट करता है उससे। और ये सारे जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं ये क्या होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। इसके बाद अगर हम इफेक्ट्स की बात करें तो जो फर्स्ट इफेक्ट आता है वो इंडक्टिव या फिर पोलर इफेक्ट। अब ये दो टाइप का होता है, एक होता है प्लस आई इफेक्ट और एक होता है माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है और स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन होता है, जैसे ईडीजी। अगर हम बात करें मतलब इसको याद करने की ट्रिक है, ईडीजी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर हम बात करें माइनस आई इफेक्ट की, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ईडब्ल्यूजी, और ये क्या होता है? डिस्टेबलाइज अ कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज कर देता है, जबकि प्लस आई इफेक्ट स्टेबलाइज करता है। इसके बाद यहाँ पे इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉल और इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन डोनेशन के एग्जांपल दे रखे हैं, और इनकी जो प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे ऑर्डर बता रखा है, जैसे NO2 सबसे ज़्यादा, फिर F, फिर COOH, देन क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। ऐसे ही इनका जो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग बता रखा है। उसके बाद सेकंड हमारा आता है रेजोनेंस इफेक्ट। जो फर्स्ट इफेक्ट था इंडक्टिव इफेक्ट, अब सेकंड की बात करते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बाय रेजोनेंस। इलेक्ट्रॉन्स का विड्रॉन होता है बट किसके थ्रू? रेजोनेंस के थ्रू। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं इसके। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन डोनेशन बाय रेजोनेंस। अब जो ये रेजोनेंस इफेक्ट है इसमें केसेस होते हैं अलग अलग, जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है रेजोनेंस से, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। एक इंडक्टिव एंड रेजोनेंस इफेक्ट्स कैन वर्क इन द सेम और अपोजिट डायरेक्शन। जब इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट या तो सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में काम करे तो उसका भी एग्जांपल यहाँ दे रखा है। इसके बाद एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट्स के बारे में बता रखा है कि कब कब जैसे ग्राफ के थ्रू फास्टर रिएक्शन देन बेंजीन। फास्टर रिएक्शन देन बेंजीन किस केस में होते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप्स में। और स्लोअर रिएक्शन देन बेंजीन किसके केस में होते हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स के केस में। तो यहाँ पे एक समरी बेसिस दे रखा है कि एक्टिवेटिंग ग्रुप्स ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होते हैं, वीक डोनेटिंग होते हैं, और जो OH NH2 एक्टिवेटिंग ग्रुप है वो भी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होते हैं, वीक विड्रॉइंग होते हैं और स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग होते हैं। उसके बाद फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो जो हेलोजेंस हैं वो डीएक्टिवेटिंग होते हैं, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होते हैं, स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग और वीक डोनेटिंग होते हैं। इसके बाद जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं आगे वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग होते हैं और स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग होते हैं। इसके बाद आता है यूज़ ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का क्या यूज़ है? तो सब्स्टिट्यूशन एट दिस पोजीशन इज द हिंडर्ड बाय 2 ऑर्थो मिथाइल ग्रुप्स। ये इसमें बता रखा है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कैसे है। फिर क्लोरो डायरेक्ट्स ऑर्थो, CH2 डायरेक्ट्स ऑर्थो। ये यहाँ पे बेसिकली डायरेक्ट बता रखे किस केस में ऑर्थो डायरेक्टिंग है, किस केस में पैरा डायरेक्टिंग है, यहाँ क्यों नहीं लग रहे सब्स्टिट्यूट ग्रुप, क्यों नहीं लग रहे। सो ये सब इसमें रिएक्शंस में बता रखते हैं। एंड हेयर आर सम मोर रिएक्शंस। So this was all about arenes and aromaticity, where we have discussed the activating, deactivating groups, arenes, aromaticity, aromatic compounds, non-aromatic compounds, anti-aromatic compounds, and then we have discussed orthopara directing groups,
meta-directing groups, reason behind them, and some of the reactions. Thank you.